प्यारे बच्चों, क्लास 10 साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्लांट यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने बहुत कुछ बातें लर्न की। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट जो है वो क्लोरोफिल की हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरीके से दूसरी बात हमने डेजर्ट प्लांट के बारे में भी लर्न की। अब उसके बाद हमने स्टार्च टेस्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से दो अलग अलग लीव्स को हम स्टार्च टेस्ट किया। अब आज जो हम लर्न करेंगे स्टोमेटा के बारे में, है ना। जैसा कि थोड़ी बहुत जानकारी हमने पहले भी इसकी ले चुके हैं, फिर भी अपन और स्टोमेटा के बारे में लर्न करेंगे। तो हाउ प्लांट एब्जॉर्ब या ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करता है या ऑब्टेन करता है ना। तो आपने क्लास 9th के अंदर भी इन स्टोमेटा के बारे में बात कर चुके हैं। आप बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हो। इसी फिगर 6.3 के अंदर ये दे रखे हैं। ये जो है स्टोमेटा बहुत ही टीनी पोर्स कैसे हैं होते हैं, ये टीनी पोर्स जैसे होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारी जो स्किन है उस स्किन के अंदर भी, है ना, जो मिसोबियस ग्लैंड्स की जो स्मॉल पोर्स होते हैं, है ना, जिसको हम स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, बट स्वेट जो है वो उसमें से एक्सक्रिएट करते रहते हैं, है ना। पसीना आता है ना हमारी यहाँ पर स्किन पर। तो ये जो है वैसे ही स्मॉल पोर्स जो है वो लीव की सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अपर और लोअर एपिडर्मिस पर, अपर पर ज्यादा कम होते हैं, लोअर पर ज्यादा होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पर ये देखेंगे, ये स्टोमेटा यहाँ लोअर जो एपिडर्मिस है यहाँ पर होते हैं मोस्टली। तो ये जो टिनी पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स। ओके, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस यानी एक बहुत ही बृहद मात्रा में, है ना, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। और वो किस लिए होता है, उसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन होती है और जो बनी हुई ऑक्सीजन जो है वो आउट होती है। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स across the surface of steam, root and leaves as well, है ना। तो आप ये देखेंगे कि जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो केवल लीव से ही नहीं होता है, यानी कि ये जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा केवल लीव्स की जो एपिडर्मिस है उसमें ही नहीं होते, ये स्टेम में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं। कहाँ, रूट, है ना, रूट में भी होते हैं। इसके अलावा लीव्स, जैसे जितने लीव्स में होते हैं वैसे ही वैसे रूट और स्टेम में भी होते हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो कंपैरिजन में लीव्स में ज्यादा होते हैं, रूट और स्टेम में स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि इन स्टेम और रूट पर ये जो है कम होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, यानी जब ये स्टोमेटा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, है ना, उनमें दिन में ये फोटोसिंथेसिस या गैसेस का एक्सचेंज नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस तो करता है लेकिन CO2 का एब्जॉर्प्शन वो डे में नहीं करता है। उसका रीजन यही है क्योंकि ये जो जब भी ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो इन स्टोमेटा से वाटर, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, लॉस्ट होता है ना। उसको हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब इनको फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब ये पोर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये फिगर 6.3 जो है, इसमें ए के अंदर क्या है, ओपन स्टोमेटा है, और बी जो है आप देखेंगे ये क्लोज स्टोमेटा है।
तो ओपन और क्लोज होना ये किससे गार्डेड है? ये जो सेल्स हैं आप देखेंगे, ये दोनों सेल्स जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं, ये दोनों गार्ड सेल जो है इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ लिखा है देखेंगे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इनकी, वो किसके फंक्शन है? ये गार्ड सेल के। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब है ना गार्ड सेल के अंदर वाटर आ जाता है, ये जो गार्ड सेल्स आप देख सकते हैं, जब इन गार्ड सेल में ये जो इसकी जो क्लोज एरिया में जो दूसरी अदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स से ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है। तब ये वाटर एब्जॉर्ब करती है तो ये क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है ना, स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। ओके, तो ये फूलते ही, जब ये फूलेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ओके, ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। और जब है ना वाटर जो है इसमें से, इन गार्ड सेल्स में वाटर वापस आउट होकर के इन नियर बाई जो ये सेल्स हैं इनमें चला जाता है, तो ये वापस क्या हो जाती है ना, गार्ड सेल जो है श्रिंक हो जाएगी। और गार्ड सेल जैसे ही श्रिंक होती है, ये जो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। और ये जो गार्ड सेल का श्रिंक होना या स्वेल होना, ये दोनों जो है वो एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल रहते हैं। वाटर का अंदर आना और बाहर जाना, ये डिफ्यूजन या वो अपन ऑस्मोसिस वगैरह, इन प्रोसेस के थ्रू जो है होता रहता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। ये बात आपको मैंने समझा दी। अब है एक्टिविटी 6.2। तो 6.2 जो है हमें क्या बताती है? ये 6.2 से रिलेटेड ये फिगर है 6.4। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये किसका? इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। ये देखिए वाच ग्लास पड़ी हुई है इसमें, एक दो पोटेड प्लांट है और उनके ऊपर ये एक बेल जार लगा हुआ है। और इसमें दोनों में ऊपर बेल जार लगा दिया, नीचे से इसको पैक कर दिया दोनों को। ओके, नहीं इसको पैक कर दिया। देखिए अपन पढ़ते हैं इसको। टेक टू हेल्दी पोटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। दोनों प्लांट एक जैसे हैं और इनको क्या कर दिया है? डार्क रूम में रख दिया। कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए। ओके, फिर वहां से उनको उठा करके नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, है ना, अलग अलग ग्लास प्लेट पे दोनों प्लांट्स को रखा। और एक में प्लेस अ वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय अ साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट, है ना, एक प्लांट जो है उसके अंदर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, है ना। और फिर क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए रखा है इसका भी बताया गया है यहाँ पर। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो प्लांट है, इस प्लांट के आसपास में जो भी CO2 होगी उसको ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी इस प्लांट को हम CO2 नहीं देना चाहते हैं, है ना। ऐसा अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाई इसको CO2 नहीं मिले और इसको CO2 अवेलेबल हो जाए। ठीक है, फिर कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट बेल जार। उनके ऊपर, दोनों के ऊपर बेल जार लगा दिए हैं। और ए शोन इन फिगर 6.4, ये देखिए बेल जार लगे हुए हैं। ये भी ग्लास के होते हैं बेल जार, बड़े बड़े, तो इनके ऊपर ये लगा रखा है। यूज वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट, है ना। इस बेल जार को नीचे जब ग्लास प्लेट से ये टच होते हैं वहां पर वैसलिन से इसको क्या कर दिया? एयर टाइट कर दिया, ताकि उसके अंदर CO2 जाए नहीं और इसमें भी ज्यादा CO2 नहीं जाए। इस तरीके से दोनों को सील कर दिया है। और इसके अंदर क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, ताकि इस बेल जार के जो इनसाइड में जितनी भी CO2 होगी वो प्लांट लेने की बजाय कौन ले लेगा? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि इसके पास क्या अवेलेबल नहीं हो? CO2 अवेलेबल नहीं हो। और इसमें पोटेशियम हाइड्रेट नहीं रखा है, तो क्या होगा? ये इसको CO2 अवेलेबल हो जाएगी इस प्लांट को। ओके, फिर क्या करना है? कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, है ना। फिर उन दोनों प्लांट्स को एज इट इज उठा करके, है ना, बेल जार समेत और क्लोज एयर टाइट, है ना, उस अपरेटस, पूरे अपरेटस को उठा करके सनलाइट में आपको रखना है। फिर कितना टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए। फिर क्या करना है? देखो, प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, है ना, एज इन द अबव एक्टिविटी। और आपको दोनों में से एक एक लीव्स को प्लग करना है, तोड़ना है। और ऊपर जो बताई गई ये जो एक्टिविटी है जिसमें अपन ने
स्टार्च का टेस्ट किया था, उसी स्टार्च टेस्ट जो है आपको उन दोनों लीव्स की हेल्प से, बोथ लीव्स से आपको उसको स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करना है ना। तो डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंस रहेगा। तो हम एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो CO2 मिली नहीं और इसको CO2 अवेलेबल हो पाई, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टार्च जो है वो उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस कंक्लूड क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हैं कि आपको इस एक्टिविटी से क्या समझ में आया, वो आपको कंक्लूजन बताना है। तो बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म अबव कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। तो सेम एक्टिविटी हम इसके साथ भी कर सकते हैं कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी उसको अंदर एक प्लांट को सनलाइट में रख दो, एक प्लांट को डार्क में रख दो, और फिर उनकी लीव्स को तोड़ करके प्लग करके आप उनसे भी ये स्टार्च टेस्ट करके देखें। तो जो डार्क में पड़ा हुआ है उस प्लांट के अंदर जो उसकी जो लीव्स है उसमें स्टार्च जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च आपको नजर आएगा, और इसके अंदर जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च जो है आपको नजर आएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। मतलब ये जो भी मैंने बताया है वो सनलाइट और उसका बताया है ना, तो आप यही एक्सपेरिमेंट उस सनलाइट के लिए भी कर सकते हो। सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना। अभी तक तो अपन ने उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे अपन, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, है ना। तो प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए वो हमने देखा, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, है ना। तो इसके अलावा भी कुछ और भी मटेरियल है जिनसे उनकी बॉडी का बिल्डिंग होती है, उनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल, ये हम जानते हैं, रूट की हेल्प से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है सोइल से, है ना। और कौन करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात है। वैसे एक्वेटिक प्लांट भी रूट की हेल्प से ही, वैसे एक्वेटिक प्लांट जो है वो टोटली वाटर के अंदर ही रहता है, तो वो कहीं से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। रूट सिस्टम उनका थोड़ा सा कम एक्टिव है ना, स्मॉल लो एक्टिवेशन में रहता है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं होता उनका रूट सिस्टम। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनका रूट सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है और वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से अदर मटेरियल कौन कौन से चाहिए देखेंगे आप, नाइट्रोजन, है ना, इसके अलावा फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस है, आप देखेंगे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसके साथ ही आयरन, मैग्नीशियम, ये जो है वो वाटर जब प्लांट जो है सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसी के साथ साथ ये जो है वाटर के अंदर, वाटर के साथ जो है ये भी प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो प्लांट के अंदर प्रोटीन और अदर कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तो प्लांट को नाइट्रोजन अगर नहीं मिलेगी तो वो प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें इनका प्रिपरेशन नहीं करेगा। तो दिस इज, अब ये नाइट्रोजन कैसे आती है उनके पास में, नाइट्रोजन जो है वो देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% है ना, 78% जो है वो नाइट्रोजन है। तो इतनी नाइट्रोजन होने के है तो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो प्लांट को क्या होगा, इजीली वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा। बट यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। ओके, तो वो उस क्या करता है कि प्लांट जो है वो क्या करता है, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, है ना। तो पहले वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एनवायरमेंट से पहले नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के अंदर, नाइट्रेट और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट की जाती है। तो इस तरीके से प्लांट पहले प्लांट कहीं से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स कैसे बनते हैं, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि प्लांट्स की कुछ ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं
है ना, जो क्या करता है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। आपने ये बात 6, 7, 8, 9 है ना इन क्लासों में पढ़ रखी है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, ऐसा कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले उस फील्ड के अंदर ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट जो है उगाए जाते हैं, है ना, जैसे दाल वाले पौधे, है ना, दालों वाले पौधे, जिससे क्या होता है कि उनकी जो उन प्लांट्स की जो रूट्स होती है, जैसे चना है, मटर है ना, अदर जो दालें हैं, उनके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट के अंदर ये जो नोड्यूल्स होते हैं, उन नोड्यूल्स में ये जो राइजोबियम और एजोबैक्टर, ये जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, उसके साथ जो है रहते हैं, है ना, और वो प्लांट उसको फूड देता है और वो बैक्टीरिया जो है उसको वाटर, वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया देता है, प्लांट उसको फूड अवेलेबल करवाता है। तो ये जो इस तरीके से एक रिलेशनशिप में ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग मतलब करते हैं, साथ में रहते हैं, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को प्रॉफिट देने के लिए एक साथ जो है रहते हैं, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। उसमें राइजोबियम जो है वो उन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ रहता है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है, देखो, इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना। उस बैक्टीरिया का नाम भी मैंने आपको बताया, क्या नाम बताया, है ना, राइजोबियम और एजोबैक्टर, ऐसे कुछ बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी तक ये प्लांट का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी। अब नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एनिमल्स जो मोस्ट एनिमल जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी फूड का सिंथेसाइज वो नहीं कर सकते हैं जैसे प्लांट करता है। तो इस तरीके से हमें भी हम जो है हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं और हम फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। हमारा फूड बनाने का अर्थ ये नहीं कि आपकी मदर जो है घर पर फूड बना रही है कि नहीं, हमारी मदर तो घर पर खुद अपना फूड खुद ही बनाती है, हमारे लिए भी बनाती है, ऐसा नहीं। फूड का जो है सिंथेसाइज हम नहीं कर सकते, हम फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते। जैसे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो इस तरीके से हम खुद जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से हम हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ओके, जितने भी एनिमल्स हैं जो प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं वो सभी हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम जानते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, है ना। हर व्यक्ति, हर जीव जो है वो ऐसे एनवायरमेंट में रहता है जहां वो उसके साथ एडेप्टेशन में हो, है ना। एडेप्टेशन कहते हैं अनुकूलन, है ना। आप देखेंगे कि जो पोलर बियर है वो उस जगह पर रह सकता है, उसको हम डेजर्ट में नहीं ला सकते, और डेजर्ट में रहने वाले कैमल को हम पोलर रीजन में नहीं ले जा सकते क्योंकि वो वहाँ पर एडेप्टेड नहीं होते, है ना, इधर उधर एडेप्टेड नहीं होते। जो पोलर बियर है वो पोलर रीजन में ही एडेप्टेड है और कैमल जो है हमारे डेजर्ट एरिया में ही एडेप्टेड है। इसलिए जो एडेप्टेशन है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेड रहते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on the type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism, है ना, कि वो किस तरीके से अपना फूड जो है वो प्राप्त करता है, वो उस फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और साथ ही वो कैसे उसको ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर, है ना। तो would allow for difference in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a loyan, है ना। जैसे कि अब फूड अवेलेबिलिटी का अर्थ ये हो गया, जैसे एक फूड है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ग्रास। ग्रास जो स्टेशनरी है,
तो वो वहीं पड़ी रहती है वहीं, तो इजीली काऊ उसको क्या कर लेती है, यूज अप कर लेती है, खा लेती है ना। और दूसरा मोबाइल फूड है। मोबाइल फूड का मतलब जो चल फिर रहा है, जैसे लॉयन के लिए डियर एक क्या हुआ, फूड ही हुआ ना, है ना। लॉयन डियर जो है लॉयन के लिए, या रेबिट है वो, है ना, किसी अदर एनिमल के लिए क्या हुआ, फूड है, फूड सोर्सेस है। तो वो क्या है, मोबाइल है। तो वो आप देखेंगे कि दोनों काऊ और लॉयन जो है अपने फूड को अवेलेबिलिटी के आधार पर किस तरीके से उनको यूज अप करते हैं, है ना। तो ये आपको पता ही है। देर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ये इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है कि वो फूड को किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं या उनका उपभोग करते हैं। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it, है ना। कुछ एनिमल तो ऐसे भी हैं, या ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, एनिमल नहीं कह सकते, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड मटेरियल को, है ना, अपनी बॉडी से बाहर ही ब्रेक डाउन, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में पहले ब्रेक करते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो क्या है, फंजाई, है ना। फंजाई जो है आपने देखा होगा, ब्रेड मॉल्ट्स के ऊपर जो फंजाई जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ये फंगस क्या करते हैं, उसको पहले फूड को बाहर ही, है ना, उसका डाइजेशन करते हैं, है ना। और डाइजेशन कैसे करते हैं, ये अपनी बॉडी से ऐसे डाइजेस्टेड एंजाइम जो है उस फूड मटेरियल पर सिक्रीट करते हैं, और फिर जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेड मॉल्ट के ऊपर फंगस है, जैसे ईस्ट है, मशरूम है, इन सभी का जो है फूड जो इनटेकिंग सिस्टम है वो इस तरीके का है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उसको अपनी बॉडी के अंदर एंटर या एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। फिर है अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। कुछ एनिमल ऐसे होता है कि टोटल फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर ही उसको स्मॉल या सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ते रहते हैं और धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, है ना। ये जो है उस बॉडी डिजाइन और उस बॉडी की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स को बिना, है ना, उनको क्या किए, मारे, है ना, उनको बिना विदाउट किलिंग उनसे वो अपना फूड लेते रहते हैं। और दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजीज इज यूज्ड बाय द वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, अमरबेल, है ना, ऑर्किड, टीक, लीक, है ना, लीचेज एंड टेपवर्म। देखिए आप ये तो फंगस वगैरह ये किस तरीके से अपने फूड को डिराइव करते हैं, है ना, ये बताया अभी मैंने आपको। इसके अलावा ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखे आप कि पैरासाइट जो होते हैं वो कैसे उन अपने होस्ट को बिना नुकसान किए, ज़्यादा किल किए, नुकसान तो होता ही है, उसको बिना विदाउट किलिंग, उसको मारे बिना, है ना, उससे भोजन लेते हैं। जैसे कि आपने अमर बेल देखी होगी, प्लांट के ऊपर, कस्कुटा उसको बोलते हैं, प्लांट के ऊपर छा जाती है और फिर उससे अपना फूड लेती रहती है, ठीक है। ऑर्किड्स भी ऐसा ही है, टिक्स, है ना, आपने अपने जो पेट एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये जानवर देखे होंगे, टिक है, लिक है, लीचीज है ना, टेपवर्म्स है, ये सभी उन प्लांट के से या उस एनिमल से अपना फूड जो है वो डिराइव करते रहते हैं, है ना। तो ये पैरासाइट कहलाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये होता है प्लांट और एनिमल। तो इस तरीके से हम जो है देखते हैं कि जो ये ईस्ट और मशरूम और ये जो फंगस वगैरह होते हैं, ये जिस तरीके से अपना फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं या फूड डिराइव करते हैं, ये डेड और डिकेइंग मटेरियल पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं ये। और ये अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग जो है मटेरियल है या ऑर्गेनिज्म है उससे अपना फूड जो है डिराइव करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये होता है अपने। फिर आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, है ना। ये
ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि फूड को इनटेक करने का जो अलग अलग वे हैं, उसी तरीके से कुछ उसी जैसे जैसे फूड ऑब्टेन करने का जो सिस्टम या वे अलग अलग है, उसी तरीके से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, है ना। ये सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, ये पूरी बॉडी के कहीं से भी, है ना, फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं, टेकिंग इन कर लेते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आप ह्यूमन बीइंग की बात कर सकते हैं, बफेलोज, काउज या अदर एनिमल्स की बात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे अमीबा की, जो सिंगल सेल्ड है। ओके, तो ये जो सिंगल सेल्ड हैं वो किस तरीके से अपना फूड जो है वो डिराइव करता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस फिगर 6.5 में आप देख सकते हैं कि होल बॉडी से अपना फूड जो है वो डिराइव करता है। जैसे आप देखेंगे ये इस फिगर में ये कोई फूड पार्टिकल है, इसकी बॉडी के पास में आता है ना। ये इसमें इसकी सेल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसको अमीबा कहते हैं। और ये जैसे इसके क्लोज आता है तो ये न्यूक्लियस है और ये एक सूडोपोडिया डेवलप करता है या प्रोड्यूस करता है। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे सूडोपोडिया का